नमस्ते। आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 8 अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो ये बात है 1707 के बाद जो केंद्रीय प्रशासन है उसमें जो शिथिलता आती है उसके बाद क्षेत्रीय जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और उन सक्रिय जो प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं उनको दबाने के लिए जो अंग्रेज की जो भी नीतियाँ होती हैं, जो भी युद्ध होती हैं, वो सभी एक किस तरह से व्यापारिक जो भी नीतियाँ थी वो एक साम्राज्यवादी नीतियों में तब्दील हो जाती हैं। उसी के तहत ये जो है चैप्टर दिया गया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है। तो ये 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद से ये जो है कहानी शुरू होती है। वाणिज्यिक क्या होता है? तो ये एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर व्यापार के जरिए मुनाफा जब कमाते हैं तो वो वाणिज्यिक होता है, जिसे हम लोग कमर्शियल भी बोलते हैं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अंग्रेज की महारानी से पहला चार्टर हासिल किया और इसमें जो है उन्होंने इजाज़तनामा लिया था। ठीक है, और ये इजाज़तनामा क्या होता है? ये इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी उस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। मतलब एकाधिकार जो है अंग्रेज़ों का वो इन पर बना रहता है, तो वो इजाज़तनामा कहलाता है। और अब हम देखते हैं कि जब उन्हें इजाज़तनामा मिलता है तो फिर जो है ये जो भी विदेशी जो यात्री होते हैं उन सबका भारत में आगमन होता है समुद्री मार्ग से। उसी क्रम में जो पहला नाम आता है पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा का। ये भारत 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचता है और उसके बाद बहुत सारे जो हैं डच पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं और फिर स्वीडिश आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। उसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है हम लोग देखते हैं अंग्रेज़ों के संबंध में, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन किया है। तो इसमें पहली जो उनकी ईस्ट इंडिया फैक्ट्री की स्थापना होती है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे होती है और इसका जो है एक फरमान जारी किया जाता है 1717 ईस्वी में फर्रुख सियार के द्वारा, जो कि एक मुगल शासक होते हैं। और उसके बाद से जो है इनका व्यापार और जो भी वाणिज्य वगैरह होता है उन सब पर जो है अधिकार बढ़ता जाता है। उसी क्रम में जो पहला नाम आता है वो है बंगाल। बंगाल में जो है मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये सभी जो होते हैं शासन करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब सिराजुद्दौला यानी कि जब 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है, तत्पश्चात जो है सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और 1756 के बाद जो होता है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और ये युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। तो इसमें क्या होता है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफ़र, वो अंग्रेज से मिलकर सिराजुद्दौला को परास्त कर देता है। उसके बाद फिर जो है और बहुत से क्रम में, इसी क्रम में जो है हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से लोग फिर बंगाल पे शासन करते हैं। कठपुतली जो है यहाँ पे अंग्रेज जो है वैसे शासकों को नियुक्त करते थे जो उनके इशारों पर चलते थे और उनके लिए जो है एक तरह से जो है लाभप्रद अपनी उनकी स्थिति होती थी, वो कठपुतली शासकों के जरिए अपना शासन करते थे। उसी संदर्भ में मीर जाफ़र को देखा जा सकता है। फिर जो है जब सिराजुद्दौला की जो है मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है मीर जाफ़र यहाँ पे बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल के नवाब बनने के बाद इसमें जो है हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए इनको चुकाना था। तो फिर उसके बाद फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि फिर ये जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। और जब बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया जाता है तो ये अंग्रेज की नीतियों से क्षुब्ध होकर जो है अपना प्रशासनिक महकमा मुंगेर में स्थानांतरित कर लेते हैं। और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों को ये सब जो इनकी नीतियाँ हैं वो पसंद नहीं आती और 1764 ईस्वी में फिर बक्सर की लड़ाई होती है, जिसमें मीर कासिम और अंग्रेज के मध्य होती है और इसमें मीर कासिम जो है हार कर वो अवध चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है ये मीर जाफ़र जो होते हैं फिर से इनको दोबारा बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। और फिर 1765 ईस्वी में जो है मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे है जो है एक सहायक मतलब एक तरह से जो है संधि की जाती है, इलाहाबाद की संधि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद जितना भी उनका अंग्रेज़ों का राजस्व संबंधी या जो भू राजस्व होता है वो सभी अब अंग्रेज को प्राप्त हो जाता है, जो पहले बंगाल के नवाब के अधीन था। फिर उसमें कुछ और क्रम आते हैं जिसमें कि और कुछ नीतियां अंग्रेजों की होती है, जिसमें से एक है सहायक संधि। ये लॉर्ड वेलेजरी जो 1798 से 1805 ईस्वी तक जो है गवर्नर के पद पर रहता है और ये जो है सहायक संधि के माध्यम से जो है कुछ जो राज्य होते हैं वो उसको अपने अंडर करता है। निषेधाज्ञा जिसे हम लोग निर्देश कहते हैं, और अधीनस्था भी जो भी शासक होते थे युद्ध ना करने के बदले जो है अधीनस्था स्वीकारते थे, जिसे हम लोग दब्बूपन के रूप में देख सकते हैं।
अगला है हमारा कि यहाँ पे जो अब दक्षिण की ओर ये लोग जाते हैं और वहाँ पर मैसूर का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है और वहाँ से जो राजस्व की प्राप्ति होती है उस पर अंग्रेज़ों की नज़र होती है और वहाँ पर जो शासन चल रहा होता है वो हैदर अली और उनके जो पुत्र होते हैं टीपू सुल्तान, उनका क्रमिक रूप से जो है शासन होता है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ जो है अंग्रेज 4 युद्ध लड़ते हैं और वो चारों युद्ध के माध्यम से जो है इनको परास्त करके जो है उसे अपने अधीन कर लेते हैं। हैदर अली जो है इसमें अगर हम देखें कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब कब होता है तो 1767 से 69 तक जो है इसमें युद्ध होता है पहला, जिसमें कि वो अंग्रेज हार जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा युद्ध होता है अंग्रेज और हैदर अली के मध्य, तो इसी बीच में 1782 में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कमान संभालते हैं टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। और ये जो है क्रमिक रूप से 1799 तक जो है इस लड़ाई का हिस्सा बनते हैं और अंत में जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जो है शासन आ जाता है वोडियार राजवंश के तहत, जो अंग्रेज अपना चाहते थे उस हिसाब से उन लोगों ने अपनी जो है आधिपत्य करवाते थे लोगों को। उसके बाद आता है 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई। यहाँ जो है अब इनका जो ध्यान आता है वो मराठा जो साम्राज्य था उस पर आता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो अभी साम्राज्य थे वो अंग्रेज़ों की पहुंच से बाहर थे। तो उन क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए ये जो है बहुत सारे हथकंडे अपनाते थे। ये इनके प्रकारिन जो है उस राज्य को हड़पना चाहते थे। उसमें कन्फेडरेंसी यानी गठबंधन के माध्यम से करते हैं। और जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें सालबाई की संधि करते हैं और फिर बाद में जो है दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 5 के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि जो उड़ीसा, यमुना और जो दिल्ली का क्षेत्र होता है उसको अंग्रेज जो है कब्जाने में सफल हो जाते हैं। फिर जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1819 के बीच में, इसमें जो मराठा हैं उन सबको परास्त करके पेशवा को बिठूर में पेंशन पर भेज दिया जाता है और ये भी उनको अपने हाथ में ले लेते हैं, वहाँ का जो राज्य होता है। और ये 3 मुख्य जो क्षेत्र थे जिसे हम लोग प्रेसिडेंसी के तहत मराठा, ये बंगाल और बम्बई और मद्रास, ये तीनों, जब उसके बाद जो छोटे छोटे और राज्य बचते थे और जो क्षेत्र बचते थे, प्रांत बच रहे थे, उस समय राज्य का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो सब अपने अंडर कर रहे थे। उसी बीच में आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823। इन्होंने सर्वोच्चता की नीति अपनाई। इसके तहत क्या था कि जो अंग्रेज हैं उनकी सत्ता सर्वोच्च है, वो सबसे सुप्रीम है और उनके अंडर में जो है भारतीय राज्य आते हैं। और इन्होंने इस नीति के तहत जो अफगानिस्तान का क्षेत्र था या और भी जितने क्षेत्र थे उन सबको अपने अंडर में लेना शुरू किया। जो पश्चिमी प्रांत था हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उन सब पर जो है उस समय महाराणा रंजीत सिंह का जो है शासन चल रहा था, तो वो उन सब क्षेत्रों से, और वहाँ पर जो है रूस की भी जो है कुछ जो है चहलकदमी हो रही थी। इस बात से जो है परेशान होकर अंग्रेज जो है वो इस क्षेत्र में धावा बोल देते हैं और यहाँ पर 1838 से 42 तक जो है आंग्ल अफगानिस्तान युद्ध लड़ते हैं, जिसमें धीरे धीरे उन सब क्षेत्रों को कब्जाते जाते हैं। 1839 ईस्वी में जब रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो 1843 ईस्वी में जो है वहाँ के और जितने भी जो छोटे उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उस प्रकार से जो है उतने सशक्त नहीं होते हैं, तो अंग्रेज के जो भी उनके अंदर में आ जाता है। 1843 ईस्वी में सिंध कब्जा लेते हैं और उसके बाद 1849 ईस्वी में अंग्रेज जो होते हैं वो पंजाब का अधिग्रहण कर लेते हैं। फिर जो विलय की नीति होती है वो आती है लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 56 के मध्य में। और यहाँ पे उन लोगों का कहना था कि अगर किसी शासक की, जो वहाँ पे तत्कालीन शासक होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनका अगर कोई किसी को गोद ले लेते हैं तो उसको वो अंग्रेज उसको वारिस नहीं समझते हैं, और उसके बाद अगर वारिस नहीं समझते हैं तो उनकी रियासत जो है स्वयं जो है वो अंग्रेजों के हाथ आ जाती है। इस क्रम में उन्होंने सतारा को 1848 ईस्वी में, संबलपुर को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में हड़प लेते हैं। और जो इनकी नीति के तहत नहीं आ पाता है अवध, तो उस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में हड़प लेते हैं। फिर ये प्रेसिडेंसी, जैसा कि हमने कहा कि ब्रिटिश के ज़माने में जो प्रशासकीय तंत्र था उसे प्रेसिडेंसी कहते हैं, जिसमें कि मुख्यतः 3 थे, बंगाल, मद्रास और बम्बई, जिसे हमने ऊपर में अभी देखा। और 1772 में जो है एक नई व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो की गई थी, इसमें न्याय व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। तो यहाँ पर शासन करना था तो उनको अभी भारतीय जितने भी रूल रेगुलेशन थे, जो लोग थे, उनकी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार जो है व्यवस्था की। और यहाँ पे जो मुस्लिम थे, जैसे कि फौजदारी में काजी और न्यायाधीश और मुफ्ती, जो मुस्लिम समुदाय के न्यायविद थे, उनको, और जो भी हिंदू धर्म के थे या और भी जो जन थे, उन सब का जो है धर्म और जो न्यायिक व्याख्या करते थे उस आधार पर ये शासन करवाते, मतलब ये न्याय की व्यवस्था करते थे। महाभियोग जो है क्या होता था कि जब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, जिसे महाभियोग कहते हैं। और ये अभी भी हम लोगों में जो है हमारे संविधान में ये जो है महाभियोग की जो है प्रक्रिया शामिल की गई है।
अगला है हमारा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या होता है कि संस्कृत की वैसी कृतियाँ जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की जाती थी, वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत होती थी। लगभग ये 500 ईस्वी के आसपास जितने भी धर्मशास्त्र या आख्यान जो भी इस प्रकार के थे, वो इसके तहत आते थे। सवार क्या होता है, ये मतलब जो एक तरह से सैन्य प्रशासन की जो घुड़सवार की पद्धति थी, वो सवार के अंतर्गत आती थी। मस्केट क्या होता था कि पैदल सिपाही द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी, मस्केट कहलाती है। और मैचलॉक क्या होता था, इस जो बंदूक होता था उनमें माचिस से चिंगारी देकर जो है उसको चलाया जाता था, तो वो मैचलॉक कहलाता था। 1773 ईस्वी का जब रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत ही जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई थी। और जो है कोलकाता में जो है एक तरह से वो प्रशासनिक ढांचे के तहत सभी जन को लाया गया, ठीक है। और 1857 का जो है युद्ध हुआ था, वो लगभग 63% भूभाग पे, जो भारतीय उपमहाद्वीप था उस समय, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब लेकर, तो 63% भूभाग पर हुआ था। और इसमें 78% आबादी जो है शामिल थे। और एक लास्ट में है कि दक्षिण अफ्रीका में जो दास व्यापार है, वो 1834 ईस्वी में इसका अंत हुआ। और इसमें एक जो वहाँ पे फोटो के साथ साथ जो कुछ उस समय की जो वर्णन है, उसको नाइजल वोल्डन नामक एक व्यक्ति होते हैं, उन्होंने लिखा है द चेनस दैट बाइंड्स अस, हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, यानी केप मतलब केप ऑफ गुड होप। तो इसके बारे में ये जो है बताया गया है यहाँ पे, उसमें बहादुर शाह जफर के बेटों की गिरफ्तारी के संदर्भ में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है समाप्त होता है। धन्यवाद।